हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हमें देखना है कि एट दैट टाइम 19th सेंचुरी के आसपास वाला जो टाइम पीरियड था, उसमें जो कम्युनिटीज़ रहती थी वो फॉरेस्ट का यूज़ कैसे करती थी। ठीक है, 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रीज़ का जब डेवलपमेंट होने लगा, अर्बन सेंटर्स ओपन होने लगे, नए नए अर्बन सेंटर्स बनने लगे, देन शिप्स रेलवेज़ का डेवलपमेंट होने लगा, उसका फॉरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं टिम्बर लोगों को चाहिए था, ब्रिटिशर्स को, तो उसके लिए बहुत एक मेजर वास्ट लेवल पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है। तो हम यहाँ पे उसके बारे में भी देखेंगे। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि कॉलोनियल कंट्रोल कैसे इस्टेब्लिश हुआ फॉरेस्ट पर, कैसे फॉरेस्ट एरिया की मैपिंग करी गई, ट्रीज़ को क्लासीफाई करा गया, देन अगेन प्लांटेशंस को डेवलप करे गए। ये सारे डेवलपमेंट की वजह से कुछ नए नए फॉरेस्ट रूल्स भी आए थे एट दैट टाइम, जिन रूल्स का बहुत ही मतलब ख़राब आप बोल सकते हो, बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा था उस टाइम पे। जितने भी सोसाइटी में उस टाइम पे लोग रहते थे, लाइक जो ट्राइबल पीपल हैं, जो लोकल पीपल हैं, जो पेस्टर्स हैं, जिनके इन सब पे बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट पड़ा था। तो हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में देखेंगे। और इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में भी देखेंगे, कंपेयर करेंगे। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही सीन चला था एंड इंडोनेशिया में भी कुछ लगभग मिलता जुलता इंडिया से वैसा ही सीन चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज़ यूजुअल, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाई सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर वॉट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, बट आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो। सर के आप इंस्टाग्राम पे भी आप उनको मैसेज कर सकते हो, सर को मेल भी कर सकते हो। और सर पर्सनल खुद मतलब वो खुद रिप्लाई करते हैं, ऐसा कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं बना हुआ है कोई भी। सर खुद ही मेंटरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। और आई होप आपने अभी तक ये देख ली होगी, क्योंकि 24 वाला लॉन्च हो रखा है, 25 वाला भी आप देख सकते हो जा करके। तो बिना टाइम वेस्ट करें अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। एज़ लाइक आप अपने आसपास देखोगे तो आपको हर छोटी सी छोटी चीज़ को आपको देख के लगेगा ना कि हाँ, हमारे लाइफ में फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। इवन आप जो चॉकलेट्स खाते हो, जो उसकी ऑयल होती है, वो भी साल सीड से बनती है। ठीक है, अगेन हर्ब्स कुछ होते हैं, रूट्स कुछ होते हैं, वो मेडिसिन के भी बनने में काम आते हैं। हम लोग जो स्पाइसेस खाते हैं, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, जो डाइज़ वगैरह, जो कपड़े जो हम लोग पहनते हैं, उनको कलर करने के लिए जो डाइज़ वगैरह होती हैं, वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। विंडो, डोर्स, टेबल, डेस्क, ऑल थिंग, मतलब कुछ भी। ठीक है, ऐसे बहुत कम ही चीज़ होगा जिसमें फॉरेस्ट हमारा इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा। और आप उसको आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को हमारे लाइफ से अलग कर रहे हो, तो बेसिकली इम्पॉर्टेंस उसका है और इम्पैक्ट भी बहुत ख़राब पड़ेगा उस टाइम पे जितने भी लोग रह रहे होंगे ना, उन सब की लाइफ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉरेस्ट के बारे में। लाइक हमें वुड की ज़रूरत होती है फॉर फ्यूल, ग्रास, चारकोल वगैरह, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, मतलब बहुत सारे से इंपॉर्टेंस है, मैं गिना नहीं सकती हूँ। अभी छोटे बच्चों वाली बात है अगर मैं ये गिनाने बैठ जाऊँ तो, बट स्टिल कोई बात नहीं है। आप देखोगे ना, अमेज़न जो फॉरेस्ट है, या फिर आप वेस्टर्न घाट्स में चले जाओगे, वहाँ पे लगभग एक फॉरेस्ट पैच में ना आपको 500 डिफरेंट प्लांट के स्पीसीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, और जब आप सोचो, अगर आपको एक एरिया में इतने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के स्पीसीज़ मिल रहा है, और उसी लेवल पे ये डिसअपियर भी हो रहे हैं। ठीक है, बिटवीन 1700 एंड 1995 जो पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ठीक है, एट दैट टाइम पीरियड इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हो रही थी। उस टाइम पे 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट का था ना, वो रिड्यूस हो गया था 9.3%। मतलब आप ऐसे बस इतना समझो ना कि वर्ल्ड का वर्ल्ड के टोटल एरिया का जो 9.3% था, उन सारे एरिया को क्लियर कर दिया गया। मतलब पेड़ वेड़ काट दिए गए। क्यों? क्योंकि इन लोगों को इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पेड़ चाहिए थे, मतलब लकड़ियाँ चाहिए थी। कभी कल्टीवेशन के लिए लैंड को खाली करना पड़ा, जिनके पास्चर्स होते हैं उनके लिए, जो फ्यूल वुड होता है उसके लिए। ठीक है, अभी बात करेंगे ना उस डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या क्या थे। देखो, डिफॉरेस्टेशन मतलब ऑब्वियसली द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ये कोई अभी रिसेंट वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे एंशियंट टाइम से चली हुई आ रही है, बट अभी भी हम इस पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे। हाँ, अभी दे रहे हैं, बट अभी और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी रीज़न बीइंग कि
लाइन टू बी इम्प्रूव, डिमांड फॉर रेलवेज एंड प्लांटेशन। तो इन 3 रीजंस को, इन 3 कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन को हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो चलो मैं ना एक डेटा बताती हूँ आप लोग को, ठीक है। 1600 में जो इंडिया का लैंड मास है ना, उसका 1/6% वॉज अंडर कल्टिवेशन। तो ओवर द सेंचुरीज जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड जो था फूड के लिए वो भी बढ़ा। ऑब्वियसली बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड का डिमांड भी बढ़ेगा। तो जो पीजेंट्स थे एट दैट टाइम के, उन्होंने जो अपनी कल्टीवेशन की बाउंड्रीज थी ना उनको इंक्रीज़ करा। कहने का क्या मतलब है, पॉपुलेशन बढ़ी, फूड का डिमांड बढ़ा, पीजेंट पे प्रेशर आया, तो उन्होंने अपना जो एरिया था ना कल्टीवेशन का वो उन्होंने बढ़ाना शुरू करा। अब एरिया कोई कोई उनको खरीद के तो देगा है नहीं, पीजेंट्स से उनके पास इतने पैसे तो आएंगे है नहीं कि वो अपना एरिया मतलब खुद ही खरीद सके। तो ये पीजेंट्स क्या करने लगे, ये लोग फॉरेस्ट को ना क्लियर करने लगे। जैसे इन लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर करा, नए लैंड आए, तो जिसके हिस्से में जो भी आया, और ऑब्वियसली अब कोई एक पीजेंट तो होगा नहीं ना जो बैठ के पूरा पेड़ काटेगा, बहुत सारे से होंगे। तो सबने इक्वल डिवाइड करा और वहाँ पे इन लोगों ने कल्टीवेशन करना शुरू करा। आप देखो कि कॉलोनियल पीरियड में जो कल्टीवेशन थी ना उसकी भी डिमांड बढ़ी, मतलब कल्टीवेशन भी एक लिमिट से ज़्यादा ही एक्सपेंड हो गया। इसके भी बहुत सारे से रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था ना कि जो ब्रिटिशर्स थे एट दैट टाइम वो ना मतलब हमें हमेशा कॉमर्शियल क्रॉप्स की प्रोडक्शन को ना इनकरेज करने के लिए हमें हमेशा कहा करते थे वो, लाइक जूट हो गया, शुगर हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया। क्यों? क्योंकि जो ये क्रॉप्स हुआ करती थी ना, ये इनकी डिमांड बढ़ गई थी यूरोप में 19th सेंचुरी में, ठीक है। और इनकी डिमांड बढ़ी तो क्योंकि वहाँ पे जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं उनकी नीड थी। तो ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि इंग्लैंड बिल्कुल ही भिखारी था, कुछ उसके पास था ही नहीं इंग्लैंड के पास एट दैट टाइम। कहने का बस इतना मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतने अपने रैपिड ग्रोथ पे था, इतने वो रैपिड स्पीड से वो ग्रो कर रहा था कि इंग्लैंड में ना अर्बन पॉपुलेशन एक लिमिट से ज़्यादा होने लगी, वो भी उनकी भी ग्रोथ होने लगी। और रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा होने लगी, किसके लिए? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। और जैसे ही यूरोप में अर्बन पॉपुलेशन ग्रो करी तो वहाँ पे डिमांड किसकी हुई? फूड ग्रेन्स की। अब जब वहाँ पे आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है तो आप जहाँ पे कब्जा करके बैठे हो वहीं से तो लोगे ना। तो वो इंडिया की तरफ देखा इन लोगों ने कि हाँ, इंडिया में ऐसा फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब फेवरेबल चीज़ है हमारे पास। और हम जो कॉमर्शियल क्रॉप है वो हम यहाँ पे उगा सकते हैं, लाइक जूट, शुगर, वीट एंड कॉटन। अभी ये छोटे बच्चों वाली बातें, इतना सबके पास कॉमन सेंस होगा तो मैंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स हमेशा ही हमें इनकरेज करते थे कि हम कॉमर्शियल क्रॉप्स को उगाएं और फिर उनको हम लोग दान में जाके दे दें। एंड ऑब्वियसली क्या ही प्रॉफिट होता था हम लोग का, हम लोग को तो लूटते ही थे ना वो लोग। सेकेंड रीज़न क्या था, अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ ना, जो कॉलोनियल स्टेट हैं उनको ये लगा कि फॉरेस्ट ना यूज़लेस होते हैं, मतलब उनको खुद तो कुछ आता जाता था नहीं, ठीक है, ना इकोलॉजी ना इन्वायरमेंट के बारे में कुछ खुद को पता था नहीं। तो उन लोग को ये लगा कि ये क्या फैला रखा है, ट्री ट्री, मतलब ट्री का कोई काम तो है नहीं। और इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि ट्री के काम क्या होता है, फिर ट्री के यूजेस क्या क्या है। और सच में उन लोगों को भी लगता था ना कि हाँ पेड़ वेड़ के कोई काम वाम नहीं है, तो हटाओ इसको, इनको कट करो, ये बिल्कुल ही यूज़लेस हैं। हम लोग आएंगे, हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ डेवलप करेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज डेवलप करेंगे, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो हम पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे। इनका ये थोड़ा सा सोच विचार था। मतलब इन लोग को लगता था कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो अनप्रोडक्टिव होते हैं, बिना मतलब का ट्रीज़ वगैरह लगा रखा है। तो आप देखोगे ना बिटवीन 1880 एंड 1920 जो कल्टिवेटेड एरिया था, ठीक है, वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ गया था। इतने इन लोगों ने, इतने वास्ट स्केल पे, इतने मेजर स्केल पे इन लोगों ने डिफॉरेस्टेशन करा था। मतलब दिमाग बिल्कुल ही नहीं था इन सब के पास। अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये वाला जो पैराग्राफ है ना वो बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया कि 1896 में एक अमेरिकन राइटर हैं, रिचर्ड हार्डिंग नाम है। तो वो लिखते हैं सेंट्रल अमेरिका के बारे में। वो लिखते हैं कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है, मतलब देयर इज नो मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन द, जो भी कुछ लिखा पढ़ लेना, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। बस इन लोग को ये लगता था, जस्ट अ मिनट, इन लोग को ये लगता था कि हमें कुछ नहीं आता है और इनको सब आता है। और जो ट्रीज़ हम लोगों ने लगा रखे हैं, जो हम लोगों ने इतने फॉरेस्ट एरिया को हम लोगों ने डेवलप कर रखा है, वो बिल्कुल यूज़लेस है। और इन लोग को आपके पास वो फॉरेस्ट आने चाहिए, हमारे पास आने चाहिए। आप लोग को बिल्कुल इसका यूज़ नहीं पता है और हम लोग को इसका यूज़ पता है। हम इसको कट करके यहाँ पे फॉरेस्ट यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप करेंगे, फैक्ट्रीज़ बनाएंगे यहाँ पे। तो आप लोगों से बेटर ये चीज़ें हम लोग को पता है, ठीक है।
आप देखोगे अच्छा जो सेंट्रल अमेरिकन्स थे उन लोगों ने अपने आप को एक उसी माहौल में रहना खुद को वो उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, उसी माहौल में रहना उन लोगों ने सीख लिया था, तो उनको ना ये लोग सेमी बारबेरियंस कहते थे। 3 साल के बाद आप देखोगे अमेरिकन ओन्ड एक कंपनी थी, ठीक है, मतलब बनी एक्चुअली फाउंड करी गई, जिसको बाद में ना बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। क्यों जाना गया मैं बताती हूँ। 3 साल के बाद क्या हुआ, एक अमेरिकन ओन्ड यूनाइटेड फ्रूट कंपनी फाउंड करी गई, ठीक है, जो ना बनानास को एक बहुत ही लार्ज स्केल पे बनाती थी, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ग्रू करती थी, बनाएगी थोड़ी ना बनानास को। तो वो फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़, मतलब हो सकता है सेल वेल करने के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ में लेके जाया जाता था, फिर वहाँ से कुछ होता होगा, जो कुछ भी होता है, बस इतना जानो कि कंपनी थी वो फाउंड करी गई। देन अगेन वो उस कंपनी का काम क्या था, बनानास को बहुत ही लार्ज मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्रू करना उनका काम था। अब एक टाइम पीरियड आते आते इस कंपनी के पास इतनी ज़्यादा पावर हो गई कि वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है ना वहाँ पे, उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो गई। एंड बाद में इस कंट्री का ही नाम दे दिया गया बनाना रिपब्लिक, ठीक है। मतलब ऑल ओवर इनके पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाई उसके आगे। बाद में ऐसे कंट्रीज़ को नाम दे दिया गया कि हाँ ये तो बनाना रिपब्लिक्स हैं, ठीक है, रिपब्लिक्स हैं, मतलब बहुत सारी सी कंट्रीज़ शामिल हैं इसमें, ठीक है। अच्छा ये सेकेंड वाली पिक्चर देखो, ये जितने भी एनिमल्स हैं वो बाइसन है, ठीक है। तो मैंने अभी जैसे बताया ना कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इनको सब यूज़लेस लगता था, तो इनको ये जो एनिमल्स यहाँ पे ग्रेज कर रहे हैं ना, इनको ये भी यूज़लेस ही लगते थे। एक चीज़ बता दूँ कि क्लास 9th को कभी मिस नहीं करना, और ये जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं स्पेशली इनको तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ ट्राइब के नाम दी गई हैं। अभी इस पिक्चर में ही देखो, नेटिव अमेरिकन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे एक ट्राइब है जिसका नाम है लाकोटा ट्राइब, जो कि ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स में रहती हैं। ये लोग मक्के की कल्टीवेशन वगैरह करते हैं और बाइसन को हंट करते हैं। तो यहाँ पे बस ये कहने की कोशिश कर रहा है, इस पिक्चर में देखो बहुत सारे से बाइसन हंट कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि घास वास तो है, पेड़ वेड़ तो है, सब जानवर खा जाते हैं और ये जानवर भी फालतू में घूम रहे हैं। ये एरिया आपसे ज़्यादा इस एरिया के बारे में हमें पता है। हम यहाँ पे हम इसको यूज़फुल चीज़ों में लेकर के आएंगे, ठीक है, सॉरी यूजेबल चीज़ों में लेकर के आएंगे। और आप देखोगे आफ्टर 1860s के बाद में ना इन लोगों ने बाइसन को एक लार्ज नंबर पे किल करा है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश सेटलर्स हुआ करते थे, ये एनिमल्स की हंटिंग हो या फिर कुछ भी हो, सबको बर्बादी समझते थे। मतलब इनको ऐसा लगता था कि इनके अलावा किसी को कुछ नहीं आता है, और इनको भले से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में ज्ञान था वा है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, कुछ ट्राइब्स के नाम दे रखे हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एक और चीज़, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, जस्ट अ मिनट, हाँ, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, मतलब 19वीं सदी की शुरुआत में ओक फॉरेस्ट इंग्लैंड में है ना, वो गायब होने लगे। सिंपल सी बात है, ऐसा अकेला देश इंडिया ही नहीं था, भारत ही हमारा नहीं था जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, वहाँ पे भी हो रही थी। जब वहाँ से डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तब ये लोग घूम फिर के इंडिया में आते थे हमें लूटने, ठीक है। तो जब वहाँ का जो ओक फॉरेस्ट था ना इंग्लैंड का, जब वो डिसअपेयर होने लगा, ठीक है, जब वो गायब होने लगा, तो उनको प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या हुई? टिम्बर चाहिए था उनको। अब उनको टिम्बर क्यों चाहिए था? क्योंकि उनको टिम्बर इसलिए चाहिए था बिकॉज रॉयल नेवी जो होती है, ठीक है, उसको बिल्ड करने के लिए, जो शिप्स वगैरह होते हैं उनको उसको बिल्ड करने के लिए इनको टिम्बर चाहिए था। तो ये लोग कहाँ पे आएंगे घूम फिर के? इनको दिखा हाँ इंडिया में टिम्बर बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है। मैंने बताया ना, लैंड टू बी इम्प्रूव, डिमांड फॉर रेलवेज, अभी हम रेलवेज पे भी आएंगे, अभी तो टिम्बर पे आए। मैंने आपको 3 रीज़न बताया। एक तो था कि लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, तो मैंने आपको कल्टीवेशन वाला रीज़न बताया। उसके में भी हमने कुछ 1-2 रीज़न्स देखे। क्यों? क्योंकि पहला तो ये था कि इनको खुद में इंग्लैंड के लिए भी कॉमर्शियल क्रॉप्स चाहिए थे, खाने के लिए भी और मार्केट में सेल भी करने के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट वाला ये था कि 19th सेंचुरी में मैंने बताया कि ये लोग फॉरेस्ट को बिल्कुल ही यूज़लेस समझते थे। तीसरा रीज़न ये था कि इन लोग को चाहिए था, बाद में इन लोग को चाहिए था टिम्बर, क्योंकि इन लोग को शिप बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब ओक फॉरेस्ट इंग्लैंड में गायब होने लगे, तो कहाँ पे ये लोग आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में आएंगे। तो विद इन अ डेकेड आप देखोगे ना, ट्रीज़ को मैसिव स्केल पे कट करा गया, फिर टिम्बर को सप्लाई करा गया, इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी टिम्बर हमारी। देन अगेन डिमांड फॉर रेलवेज़। अच्छा, रेलवेज़ पे आते हैं। रेलवेज़ की डिमांड मतलब 1850 से रेलवेज़ ने भी ना एक अपनी नई डिमांड शुरू कर दी। रेलवेज़ जो था वो एसेंशियल, अच्छा बहुत लोग बोलते हैं ना कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे को बिल्ड करा, ये करा वो करा, ठीक है, मान लेता मैंने मान लिया कि चलो उन लोगों ने करा, तो हम लोग के लिए थोड़े ना करा, वो तो अपने लिए करा ना,
मतलब यहाँ से जो भी सामान सप्लाई करनी होती थी वो तो अपने लिए करा, ऐसा तो नहीं था। हाँ, बेनिफिट हम लोगों ने भी उठाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग हमें मना करते थे या फिर कुछ भी, बट हाँ, उनका ये इंटेंशन नहीं था कि हम रेलवे वगैरह यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो हम इंडियंस का बहुत भला कर रहे हैं, नहीं। उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ से जितने भी रिसोर्सेज वो लोग कलेक्ट करते थे, स्पाइसेस कुछ भी जो कुछ भी होता था, उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी यहाँ से यूरोप तक लेकर के जाने में, शिप वगैरह से जो कुछ भी है। तो उन लोगों ने फिर रेलवेज़ को बिल्ड करना सही समझा। तो रेलवेज़ जो था ना वो ज़रूरी था कॉलोनियल ट्रेड के लिए और जितने भी इंपीरियल ट्रूप्स वगैरह होते हैं उनके लिए, लोकोमोटिव्स को भी रन करने के लिए जो वुड था उसकी नीड थी एज अ फ्यूल, ठीक है। तो रेलवे जो लाइन के जो स्लीपर्स होते हैं ना, आपने देख रखा होगा, रेल की पटरियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए भी ट्रीज़ को बहुत एक मैसिव स्केल में कट करा गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। बस अभी 3 रीज़न्स हैं। प्लांटेशन, ऑब्वियस सी बात है, प्लांटेशन का मतलब ये है कि इन लोग को भी कुछ क्रॉप्स चाहिए थे हम लोगों से। फॉर एग्जांपल अब ये लोग यहाँ पे रह रहे थे तो ऐसे तो नहीं करना है कि बस सब यहीं पे बनाते जाएंगे, वहाँ का कुछ ग्रो नहीं करेंगे। तो इन लोग को टी, कॉफ़ी, रबर, जितने भी ये प्लांटेशन वगैरह हुआ करती थी, जो यूरोप में डिमांड थी ज़्यादा और जो यूरोप में जिसकी कमी हो रही थी और यूरोप की डिमांड थी हम लोगों से बहुत ज़्यादा जिस भी चीज़ों की, तो वो यहाँ पे हम लोगों को फोर्स करा करते थे कि आप वो हमें ग्रो करके दो, ठीक है। वो भी कैसे, जितने रेट पे आप, ठीक है, मतलब मान लो कोई मेरे को फोर्स कर रहा है कि मुझे ये ग्रो करना है तो मैं उनको ये ग्रो करके दूंगी। अब मैं अपने रेट पे मैं नहीं सेल कर सकती हूँ, सारे पैसे भी मैं लगाऊँ, सब कुछ मैं करूँ, लेकिन दाम रहेगा उनका ही जो वो बोलेंगे। अगर वो उन्होंने बोला ना कि हमें ये 10 रुपये का चाहिए तो वो 10 रुपये से एक भी अधिक बढ़ाएंगे नहीं, उनको वो 10 रुपये का ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, रेलवे के बारे में एक और चीज़ बताती हूँ कि 1860 के बाद से, ठीक है, मतलब 1860 से ही आप कह सकते हो जो रेलवे का जो वो डिमांड था, ऑब्वियसली डिमांड तो बहुत पहले से हो रहा था, बट जो रेलवे नेटवर्क था ना वो एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंड कर गया। आप देखोगे बाय द टाइम ऑफ 1890, मतलब इतने ज़्यादा ट्रैक्स बन गए थे, वो जो रेल पटरियाँ होती हैं इतनी ज़्यादा बन गई थी कि उसके लिए आप बस इतना समझो कि अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी ना, वहाँ पे रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए इनको 35,000 ट्रीज़ को कट करने पड़े थे। तो सोचो रेलवेज़ के लिए कितने मैसिव स्केल पे इन लोगों ने डिफॉरेस्टेशन करा होगा। समझ में आ गया ना। यहाँ पे इन शॉर्ट लिखा हुआ है क्योंकि पीपीटी में सब कुछ मेंशन नहीं हो सकता है। अब इतना तो एनालाइज़ खुद करना पड़ेगा ना, फिर मैंने बहुत एनालाइज़ करवा के बता दिया है, तो अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लो, ठीक है। चलो एक बार मैं अच्छे से रिवाइज़ करवा देती हूँ। 3 रीज़न्स थे डिफॉरेस्टेशन के। रीज़न्स तो से बहुत सारे थे बट यहाँ पे बेसिक्स चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे बस शॉर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप समझ लो कि ये जस्ट एक ब्रीफ समरी है, बाद में कभी कोई वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह आएगी या फिर अपनी इंडियन हिस्ट्री उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर जितना बुक में दिया है उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लान टू बी इम्प्रूव में मैंने आपको बता दिया, जो ये ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, एक तो वो पेड़ पौधों को, जितने भी हमारे एरिया में जितने भी फॉरेस्ट वगैरह थे सबको बर्बाद समझते थे, तो इसलिए उन लोगों ने कट करवाया। दूसरा रीज़न ये था, मतलब उनको लैंड खाली चाहिए था ना, तो एक मैंने लाइन में लिख दिया लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, तो एक तो ये रीज़न था कि उसको ख़राब समझते थे तो कट करवा दिया। दूसरा रीज़न ये था कि वहाँ पे जो इंग्लैंड में बैठे बैठे वो लोग यहाँ वहाँ से डिमांड कर रहे थे कि हमें ये चाहिए, ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए। तीसरा रीज़न मैंने बताया आपको टिम्बर के लिए, ठीक है। देन अगेन डिमांड फॉर रेलवेज़, ये थोड़ा सा क्रुशियल पॉइंट है क्योंकि ये हर जगह पूछा जाता है, कभी कभी मेंस में आ जाता है, तो मैंने एक छोटा सा एक ब्रीफ समरी यहाँ पे भी मैंने उसका बता दिया। प्लांटेशन, ऑब्वियसली प्लांटेशन की उनको डिमांड होती थी, वहाँ पे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो लोग यहाँ पे डिमांड करते थे कि हमें इस चीज़ की नीड है, तो फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होता था सामान रेलवे के थ्रू ही वहाँ पे, ठीक है, इंग्लैंड में। बात करते हैं द राइज़ ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। देखो हमने अभी तो देखा ना कि पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनको फॉरेस्ट की नीड थी, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अब ये लोग इनकी थिंकिंग कुछ भी हो, लेकिन इनको फॉरेस्ट की नीड थी बस शिप्स एंड रेलवेज़ को बनाने के लिए। तो जो लोकल पीपल थे, इन लोगों ने डिफॉरेस्टेशन करा उसका कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन जो लोकल पीपल थे ना वो मतलब वो भी मैसिव स्केल पे ही, हाँ आप कह सकते हो, फॉरेस्ट को ना डिस्ट्रॉय कर रहे थे। एक टाइम पे यही लोग फॉरेस्ट को बर्बाद करना चाहते थे, बट जब इन लोगों को लगा कि यहाँ से टिम्बर वगैरह मिल सकता है तो इन लोगों ने सोचा कि हाँ हम फॉरेस्ट को ना डिवाइड कर देते हैं। हम लोग अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि इन लोगों ने फॉरेस्ट को कैसे कैटेगराइज करा, कैसे ये लोग नए नए फॉरेस्ट लॉस लेकर के आए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, और भूलना नहीं आप सर को कांटेक्ट कर लो, सर के इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे। हम लोग कल वाली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। यहाँ पे बस एक ब्रीफ मैंने इंट्रो दिया कि क्या चल रहा था उस टाइम पे और क्यों चल रहा था। कल से हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, ठीक है। तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, तो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।